देख रहे थे कि हम लोगों को बीपीडीपी क्यों बनाना है, उसमें बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें भी कंपलसरी किया गया है। उसके साथ साथ जब हम लोग बिहार पंचायत अधिनियम 2006 देखते हैं तो उसमें भी बताया गया है कि पंचायत समिति अपने लिए वार्षिक योजना बनाएगी। और उसके बाद अगर हम देखें जो हमारा वित्त का जो हमारा आयोग का जो अनुदान है, जो केंद्र सरकार से हमारे पंचायतों को अनुदान मिलता है, तीनों स्तर की पंचायतों को, उसके द्वारा भी यह मतलब अनुशंसा की गई है कि अनिवार्य किया गया है कि इस राशि को प्राप्त करने के लिए भी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को तीनों को अपना जो वार्षिक योजना है वो बनाना उनके लिए अनिवार्य है। तो अगर हम पंचायतों की जो राशि के बारे में देखें तो तीनों स्तर की पंचायतों के पास मेजर जो होते हैं वो 3 स्रोत होते हैं राशि के। होता है आपका जो उनको केंद्र सरकार से राशि मिलती है, फिर राज्य सरकार से राशि मिलती है और साथ ही उनका ओन सोर्स रेवेन्यू होता है। तो जो केंद्र सरकार से राशि मिलती है उसको हम केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान या 15वीं वित्त आयोग अनुदान अभी स्टार्ट हुआ है और वो एक बड़ा हिस्सा बनाता है जो पंचायतों की निधि होती है उसका। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं राज्यों को, उसके बारे में हम लोग जाने, ताकि जब हम लोग योजना का चयन करें अपने पंचायत के लिए तो वो सही ढंग से हो, उनके दिशा निर्देश के अनुरूप हो और फिर हम लोग उसको एनुअल प्लान को अपलोड कर सके, साथ ही उसका यूटिलाइजेशन भी हम लोग सही तरीके से दिखा सके केंद्र सरकार को। इसमें देखेंगे अगर ओवरऑल पूरे हम भारत की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 60,750 करोड़ जो है वो पंचायतों के लिए है, जो कि तीनों लेवल की पंचायतों के लिए है। आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों के लिए है। और इसमें आधी राशि जो है वो हम सरकार उसको बेसिक अनुदान या मूल अनुदान, और जो आधी बची हुई राशि है उसकी आधी उसको टाइड अनुदान के रूप में हमारी पंचायतों को दिया है। जिसमें से अगर हम अभी पहले देख रहे थे कि 30 करोड़ आपको जो भी मिला है बुनियादी अनुदान के लिए मिला है, तो उसका जो उपयोग होगा वो हम जो उस लोकेशन का जो होगा, उस क्षेत्र की जो जरूरत आवश्यकताएं होंगी, क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उसका उपयोग करेंगे। और जो आपकी टाइड अनुदान है उसके लिए पहले से केंद्र सरकार ने कुछ जो थीम्स है वो डिसाइड कर रखे हैं, जैसे पेयजल और स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के लिए ही उपयोग किया जा सकता है उस टाइड अनुदान की राशि को। तो अगर हम बिहार की उसके बाद क्या किया है, जैसे जो 60,500 कुछ करोड़ मिले थे भारत सरकार के द्वारा पंचायतों को, उसको तीनों स्तर के संस्थानों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि 70:20:10 ऐसे रेशियो में विभाजन किया गया है, जिसमें से 70% जो है वो ग्राम पंचायतों के लिए रखा गया है, 20% राशि जो है वो पंचायत समिति को दी गई है उस पूरी राशि में से, और 10% राशि जो है वो जिला परिषद को दी गई है। तो ये अनुपात है जिसमें कि उस राशि का विभाजन किया गया है। और अब देखते हैं यहाँ पे कि ये जो राशि आपको बता रही है 2020-21 में ये बिहार के लिए आवंटित की गई थी, जो बिहार को मिला है। तो 2020-21 में बिहार को कुल 5,018 करोड़ रुपए मिले हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें से कि 30,552.60 करोड़ जो है वो ग्राम पंचायत के लिए मिला है। आपके लिए जो आज हम पंचायत समिति के लिए कर रहे हैं आज ट्रेनिंग, तो पंचायत समिति के लिए 1,003.60 करोड़ जो है 20% उस कुल राशि का वो पंचायत समिति को मिला है, और शेष 10% जिला परिषद को दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अब पहले भी हमने देखा कि जो हमें कुल राशि बिहार को मिली है 15वीं वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत, उसका विभाजन कुछ इस तरीके से किया गया है, टाइड अनुदान और बेसिक अनटाइड या बेसिक अनुदान, जिसमें से 50% राशि आधी राशि हो जाती है। और जो आपके टाइड अनुदान है जो आपका, उसकी जो यूटिलाइजेशन करनी है वो 2 क्षेत्र में करनी है, एक तो जलापूर्ति और स्वच्छता। ये चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा, कि
जो 50% राशि मिली है आपको पंचायत समिति को टाइड अनुदान के अंतर्गत, उसका जो उसके लिए जो योजना का हम चयन करेंगे वो सिर्फ जलापूर्ति और स्वच्छता से संबंधित करेंगे। उसका विभाजन कैसे होगा? तो अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए मिले हैं पंचायत समिति को टाइड अनुदान में, तो उस 5 लाख की योजना का चयन होगा जो जलापूर्ति से संबंधित होगी और 5 लाख की योजनाएं आपकी स्वच्छता से संबंधित होगी। मान लीजिए ऐसा होता है कि आप जलापूर्ति का काम अपने पंचायत समिति क्षेत्र में काफी हद तक हो चुका है और आपको 5 लाख की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 लाख की जरूरत है जलापूर्ति से संबंधित योजना को पूर्ति के लिए। तो आप क्या करेंगे कि एक अपने तरफ से आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जलापूर्ति का आपके क्षेत्र में काम हो चुका है, ताकि और आप शेष जो 5 लाख में से 3 लाख रुपए बचे हैं, शेष 3 लाख का आप उपयोग स्वच्छता में करना चाहते हैं। ये अगर आप अपलोड कर देते हैं अपने पोर्टल पे, जहाँ पे आपका ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे, तो आप शेष 3 लाख रुपए भी होंगे जो आपके स्वच्छता से संबंधित योजना के चयन के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। इस डिक्लेरेशन के बिना क्या होगा कि अगर आपको 10 लाख मिला है तो 5 लाख आप सिर्फ जलापूर्ति की योजनाएं चुन सकते हैं और 5 लाख की सिर्फ स्वच्छता की योजना चुन सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पंचायत समिति के लिए टाइड अनुदान और बेसिक अनुदान के लिए कुछ ये राज्य सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि आप इन दोनों राशि का उपयोग करने के लिए किस तरह की योजना का चयन कर सकते हैं। तो इसमें टाइड अनुदान में तो आपकी जलापूर्ति और स्वच्छता ही थी, उससे संबंधित है कि पंचायत समिति 1 से 3 हेक्टेयर तक की जल संचयन संरचना के लिए उपयोग कर सकती है टाइड अनुदान का। और दूसरा है सिंचाई की क्षमता वृद्धि के लिए, जैसे चेक डैम बनाना हो, आहर, पाइन, इस तरह के निर्माण के लिए आप जो टाइड अनुदान की राशि है उससे आप योजना का चयन कर सकते हैं। और जो बेसिक अनुदान की राशि है उसके लिए जो हमारे राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके अनुसार पंचायत समिति अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और आधारभूत केंद्र में आधारभूत ढांचे की वृद्धि के लिए यूज कर सकती है। उसके अलावा अगर वहां की बसावटों में पीसीसी सड़क की जरूरत है तो उसके निर्माण के लिए आप योजनाएं चुन सकते हैं। खैरातों के विकास के लिए योजना का चयन कर सकती है पंचायत समिति। साथ ही खेल के मैदान, खुला जिम, इस तरह की व्यवस्था वहां पे करवाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सरकारी भवनों की 4 दीवारी का निर्माण, इस तरह की चीजें जो है इसके लिए शब्दागरी, विद्युत शब्दागरी, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, इस तरह की चीजों के निर्माण के लिए बेसिक अनुदान का उपयोग किया जा सकता है। तो जब आप योजना का चयन करेंगे तो ये जो आपके सरकार की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखेंगे कि आप कौन सी योजना का चयन किस राशि के अंतर्गत करेंगे, टाइड में करेंगे, अनटाइड में करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो हम योजनाओं का चयन करते हैं वो हमारा किस आधार पे करते हैं। तो एक तो आपका हो जाता है कि कोई भी जो आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं पहले से और उस क्षेत्र में किन सुविधाओं की आवश्यकता है, आप इन दोनों को साथ में रख के देखते हैं और फिर देखते हैं कि सुविधाएं जो चाहिए और सुविधाएं जो उपलब्ध हैं उनको एक जगह कैसे लाया जा सकता है, उस गैप को, उस अंतर को कैसे भरा जा सकता है, किन योजनाओं के सहारे भरा जा सकता है। तो हम अपने पंचायत समिति में उस तरह की योजनाओं को चुनेंगे जहां पे जो आपके जो वहां के लोगों के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको आप पूर्ति करने के लिए योजनाओं का चयन करेंगे। दूसरा है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित या सर्विसेज से संबंधित जो आपके 29 क्षेत्र हैं, 29 विषय हैं, उनसे संबंधित आप विषय को योजनाओं को चुन सकते हैं ताकि उन सभी एरियाज को, क्षेत्रों को बेहतर बनाया जा सके, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, दोनों को ही ध्यान में रखेंगे। अब पंचायत समिति जब योजना चुनेगी, देखिए जब किसी एक ग्राम पंचायत की बात आती है तो वो ग्राम पंचायत को भी ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने का आपको अधिकार दिया गया है कि वो अपने लिए बना सकती हैं। तो जब एक पंचायत की बात होगी तो ग्राम पंचायतें ही अपने आवश्यकताओं के लिए योजना का निर्माण कर लेगी। लेकिन पंचायत समिति की जरूरत क्यों होती है कि पंचायत समिति वार्षिक योजना क्यों बनाएगी?
कई चीजें ऐसी होती है जहां पे एक से ज्यादा ग्राम पंचायत इन्वॉल्व होती हैं, कई सर्विसेज होंगे या कई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो होते हैं चीजें होती हैं पंचायत समिति के क्षेत्र में, जिसमें एक से ज्यादा ग्राम पंचायत इन्वॉल्व होते हैं। तो वहां पे जरूरत पड़ती है कि पंचायत समिति अपनी एक प्लानिंग बनाए और उन जरूरतों को पूरा करे। जैसे उस क्षेत्र में जो कोई दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली सड़क हो गई, उस सड़क का पक्कीकरण करना है, पीसीसी करना है, या उस सड़क की मरम्मती करनी है, इस तरह की योजनाओं को पंचायत समिति के द्वारा कराया जा सकता है। दूसरा, अगर उस क्षेत्र में जो अपर प्राइमरी स्कूल है उसको उसमें कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचे में कुछ बाउंड्री बनवाना है या खेल का मैदान बनाना है, उस तरीके का आप उपयोग कर लीजिए, वो पंचायत समिति द्वारा किया जा सकता है। स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र भी उपयोग किया जाता है एक या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के द्वारा। तो इन स्वास्थ्य केंद्रों में जो भी आवश्यकताएं हैं आप पूरा करने के लिए पंचायत समिति योजना बना सकती है। सामुदायिक भवन हो गया, या बाजार का आप देखिए, बाजार में आपको डस्टबिन लगवाना है या स्वच्छता से संबंधित काम कराना है, शौचालय के लिए है, इस तरह का आप योजना का चयन कर सकते हैं। क्योंकि बाजार की बात भी जब हम करें तो वो किसी एक ग्राम पंचायत का नहीं होता है, वहां पे एक कॉमन स्पेस होता है बाजार, जहाँ पे पंचायत समिति के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। तो पंचायत समिति बाजार से संबंधित योजनाएं चुन सकती हैं। कृषि के किसानों के लिए गोदाम के लिए आपसे संबंधित योजना चुना जा सकता है। फिर उसके बाद शेड का विकास कर सकते हैं, जलापूर्ति और स्वच्छता, आप पहले भी नहर के लिए नहर की सफाई, नहर उड़ाही, इस तरह की योजनाओं का आप चयन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी योजनाएं ले वो देखें कि आपकी एक से अधिक ग्राम पंचायत उससे बेनिफिट हो रही हो, उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में या सर्विसेज में डेवलपमेंट हो रहा हो, पंचायत समिति उस तरह की योजनाओं का चयन करे। अब अभी हमने बात किया था कि किस तरह की योजनाएं पंचायत समिति चुन सकती है। तो जो आपकी जो वहां की जरूरतें हैं और जो वहां पे संसाधन उपलब्ध हैं और संसाधन होना चाहिए, उसके बीच का जो गैप होता है वो होता है आपका फेल्ट नीड, जो आप आवश्यकता महसूस करते हैं। तो वो आवश्यकता आप कहाँ से निकाल सकते हैं? तो एक तो आपकी होती है मिशन अंत्योदय का जब सर्वेक्षण किया जाता है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, तो आप उसका रिपोर्ट भी देखें। आप देखें कि कौन सी ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि मल्टीपल ग्राम पंचायत इन्वॉल्व हैं। आप उन इंडिकेटर्स को देखते हुए अपने योजनाओं का चयन करें और उन इंडिकेटर्स को बेहतर बनाने के लिए पंचायत समिति योजना का चयन करें। दूसरा आपका हो जाता है कि जब जीपीडीपी ग्राम पंचायतों से जो आपको प्राप्त होता है, उसमें भी लोगों के द्वारा कई ऐसी चीजें बताई जाती हैं कि उन्हें ये आवश्यकता है, उस योजना की जरूरत है, पर क्योंकि ग्राम पंचायत कई बार अपने संसाधन में उसको पूर्ण नहीं कर पाती है, तो आप उस तरह की चीजों को पंचायत समिति के द्वारा आप उस तरह की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एक प्रयास करें। इन दोनों जगहों से जो है आपको पता चलेगा कि स्थानीय लोगों की, आपके क्षेत्र की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और जो पंचायत समिति अपनी योजना बनाएगी तो उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजना का निर्माण करेगी। अब ये एक सूची है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जाना कि आप किस तरह की योजना को चुनेंगे और किस जो आपको 15वीं वित्त आयोग अनुदान प्राप्त हो रहा है, पंचायत समिति उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकती है। लेकिन ये एक सूची ऐसी है जहां पे जो हमारा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो राशि मिल रही है 15वीं वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत, आप उस राशि का उपयोग इन कार्यों में नहीं कर सकते हैं। किसी भी हालत में आप उसका यूटिलाइजेशन इन चीजों में नहीं दिखा सकते हैं। पहली क्या चीजें हैं, आप कोई भी कर्मचारी के वेतन के लिए आप इस राशि का उपयोग नहीं दिखा सकते हैं। दूसरा है आपका किसी भी तरह का साज सज्जा या सांस्कृतिक कार्य के लिए आप इस राशि का उपयोग नहीं दिखा सकते हैं। या आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हो गए आपके वहां के पंचायत समिति के, उनका मानदेय, टीए डीए, इस तरीके की चीजों में 15वीं वित्त आयोग अनुदान का उपयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा है कि
पंचायत समिति अपने लिए किसी भी प्रकार का वाहन या एयर कंडीशन इस तरह की खरीद नहीं कर सकती है इस राशि से। और आपका जो आपका अन्य योजनाओं से पहले ही वित्त पोषित की जा रही वस्तुओं पर व्यय, मान लीजिए कि पहले किसी योजना से कुछ ऐसा खरीदा जा चुका है तो आप उसको डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हैं, आप दोबारा उसको नहीं खरीद सकते हैं, या पहले जिससे आप खरीदारी कर चुके हैं। तो इस तरीके की चीजों को आपको लिस्ट डाउन करना है। इन चीजों में 15वीं वित्त आयोग अनुदान की राशि को आप किसी भी हालत में आप उसका यूज नहीं करेंगे। इसलिए जब आप यूटिलाइजेशन के लिए अपना जब आप चुन रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं योजना का, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ पे फिर हमने देख लिया कि